हम आज कक्षा 10 का समाज का चौथा चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ और दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए। तो प्रदेश की भाषाओं और उनके साहित्य के प्रादेशिक शासकों को प्रोत्साहित दिया है। भक्ति मार्ग के संतों के लोगों की भाषा का उपदेश दिया, मतलब कि उन्होंने क्या अलग अलग भाषा में अपने संतों ने उपदेश दिया। जैसे कबीरदास से संत थे, वो अपनी भाषा में भोजपुरी अवधी भाषा में उन्होंने लिखी हुई, जबकि कबीरदास के मुख्य सगड़ी बोली थे। सुगड़ी जो भाषा थी वो क्या बोला करते थे, लोगों के साहित्य का अंग हुआ करता। इस युग में हिंदी अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्य का सर्जन हुआ था। बंगाल के सुल्तान के आश्रय में रहकर के कृत्तिवास के बंगाली भाषा रामायण प्रसिद्ध और चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की थी। बंगाल में संतों का चैत्य भक्ति के लिखने का परस्पर शुरू हो गया। नरसिंह मेहता जो गुजराती के थे और नामदेव तथा एकनाथ के मारिठ की भक्ति गीतों की रचना की थी। जैनो अब्दिल ने आश्रय के कश्मीर महाभारत और राजगिरणी जैसे संस्कृत भाषा में फारसी में इन्होंने क्या लिखा हुआ था। ठीक है, आप तो समझ ही सकते हैं, इसमें कोई समझाने जैसे नहीं है। ठीक है, आगे देखें तो विजय के सम्राट के शासन संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पे युग में तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, मतलब तेलुगु यहाँ पे ज्यादा विकसित हुई थी कविताएं। फिर उसके बाद क्या, विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेव राय तेलुगु संस्कृति में लिखा था उन्होंने, जैसे अमृतम माल्यादा ग्रंथ उन्होंने की रचना की थी। फिर मुख्य मुगल शासन के दौरान वास्तुकला अन्य कलाओं के साथ साहित्य का विकास हुआ। जैसे प्रथम मुगल बाबर का भाषा में तजु के बारी नामक एक आत्मकथा उसकी लिखी, तो उनके बारे में उनकी जीवनी पे क्या कथा लिखी है, जिसका फारसी में बाबरनामा नाम से अनुवाद किया, मतलब फारसी में फिर से उसको लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम हुमायूं के नाम से लिखा गया। फिर जागर में तुर्गु जहांगीर नाम का आत्मकथा लिखी गई। औरंगजेब में सिद्ध हस्त लिखा गया। फिर अंतम मुगल सम्राट बहादुर शाह के जफर की वो उर्दू भाषा में उसके अंदर क्या लिखे गए। ठीक है, फिर उसके बाद की देखा जाए तो तुलसी और सूरदास द्वारा लिखी हिंदी भाषा में महान साहित्य थे, जिसमें कवि केशवदास प्रेम विवाह के विषय में साहित्य का लिखा गया। रहीमदास के दोहे सुप्रसिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार के फारसी भाषा में अनेक उल्लेखनीय पुस्तक, बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिसमें आईने अकबरी और अकबरनामा भी लिखा गया था। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाज से शिष्टाचार और धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति, जीवन के लगभग पहलुओं के विस्तार के, मतलब किस तरह से रीति रिवाज, कैसे रहना, खान पान कैसे करना, उसके बारे में इसके अंदर क्या लिखा गया था। ऐसे इतिहासकारक रचनाओं के ग्रंथों में बड़े मूल्यवान है। अबुल फजल के भाई फैजी फारसी भाषा में महान कवि थे, वो उस वक्त कवि थे वो। ठीक है, संस्कृति फारसी में अनुवाद किया, मतलब संस्कृति भाषा को फारसी में अनुवाद किया। फिर अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अर्थवेद और भागवत गीता पंच जैसे ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए विश्व स्थापत्य अकबर ने के समय इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, मतलब उसका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था अकबर ने। कॉमेडियन होकर भी उसने क्या कहता है, फारसी में क्या सब कुछ लिखवाया था। फारसी भाषा उस समय ज़्यादा चलती थी, अब तो नहीं चलती, बाकी पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। मध्य युग में सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा में जन्म हुआ। फिर भाषा का साहित्य की दृष्टि समृद्ध ऐसे आधुनिक भाषाओं के पंक्तियाँ आ गई, जैसे भाषा में मीरादर, मीर तरकीमीर, नाजिर, अकबराबादी, असलुद्दीन गलबी महान कवि, ऐसे जो जितने भी नाम बोले ये सारे कवि महान थे उस समय के, क्या फारसी भाषा में लिखने वाले लोग माने जाते थे। आगे देखिए तो 18वीं सदी में उर्दू गद्य, मतलब उर्दू में गद्य कविताएं लिखी गई। फिर संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक गद्य में उर्दू के अनुवाद के होने लगा, मतलब उर्दू में क्या उसका अनुवाद करने लगे उसकी दूसरी भाषा में। तो उर्दू अनेक मौलिक ग्रंथों के लिखे गए, जिसके मोहम्मद हुसैन आजाद और दरबार अकबरी क्या उर्दू भाषा में लिखी गई है। भारत की प्राचीन विद्यापीठ के बारे में नालंदा के बारे में पढ़ते हैं, नालंदा विद्यापीठ को। तो बिहार के पटना जिले में बड़वा गांव नामक गांव के अंदर ये नालंदा विद्यापीठ है। भारतीय संस्कृति बौद्ध और जैन धर्म की परंपराओं को बताती है। प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी का 14 चतुर्स किया गया, मतलब 14 चतुर्मास किया गया, वहाँ पे रहे थे।
इसलिए स्थल को जैन तीर्थ भी कहते हैं। 5वीं सदी में कुमार गुप्त के द्वारा यह एक विहार बनवाया गया, मतलब तो जंगल बनवाए गए वहाँ पे। उसके बाद उसमें नालंदा विद्यापीठ में वृद्धि हुई। वहाँ पे क्या हजारों हस्तलिखित में हाथों के द्वारा लिखे हुए किताबें वहाँ पे पड़ी हुई है। हाथों के द्वारा जो किताबें लिखी गई वो वहाँ पे क्या रखी गई है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है भारतीय संस्कृति वाला एक तीर्थ देश भी। विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ पे अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए आते हैं, विदेश से भी लोग। महान यात्री हुएन सांग यहाँ आया था और आज तक वो महान विश्वविद्यालय के मात्र खंड ही देखने को ही मिलते हैं। मतलब वो यहाँ पे जब से आए वहाँ के खाली सिर्फ खंडर ही देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कुछ देखने को वहाँ मिलता नहीं है। ठीक है, उसके अभी भी किताबें वहाँ पे रखी हैं। फिर भी उन्होंने खंडरों में से घूमते घूमते देश के भव्य संस्कृति की झांकी देखी जाए। नालंदा पढ़कर बाहर निकले हुए विद्यार्थी भारत के आदर्श विद्यार्थी माने जाते हैं। 5वीं 11वीं शताब्दी में यह नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र, मतलब पढ़ाई का एक क्या हॉस्टल एक माना जाता था। इस समय के भारत के विशेष श्रेष्ठ ग्रंथालय तक्षशिला और नालंदा विश्व पृथ्वी का ग्रंथालय का अध्ययन और संशोधन के देश विदेश से विद्यार्थी आते जाते। मात्र यह हुएन सांग 1657 में हस्तलिखित अपने ग्रंथों को चीन ले गया। मतलब क्या होता है, तक्षशिला और विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े का कॉलेज और हॉस्टल के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी। आज यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे क्या जो हुएन सांग था वो चीन से आया था और हाथों से जो लिखी हुई किताबें थी यहाँ की जो अच्छी अच्छी वो सारी उठा करके वो लेके चला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 7वीं सदी के अंदर हुएन सांग का मुलाकात की थी। हो महाविद्यालय के 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे, मतलब कि जब पढ़ने के लिए क्या 3 बड़े बड़े कमरे थे वहाँ पे। विद्यार्थी रहने के लिए वहाँ पर खास मठ बना घर बनाए गए थे उनके रहने के लिए। विद्या निर्वाह के लिए गांव दान में मिलने थे और गांवों के प्राप्त आय में विद्यार्थियों का निःशुल्क भोजन मतलब गांवों के द्वारा क्या दान मिलते थे और उन दान के द्वारा ही विद्यार्थी का खाना उनका भोजन बनता था और वहाँ पे फ्री था। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान के क्षेत्र में धर्मगंज कहलाता था, मतलब कि धर्मगंज भी कहा दान लोग किया करते थे। 5वीं 11वीं सदी में नालंदा के प्रसिद्ध विद्या का केंद्र माना गया है, मतलब वहाँ पे एक विद्या का केंद्र ऐसा माना जा चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते तक्षशिला के बारे में देखें। तक्षशिला जो है, ठीक है, तो तक्ष वर्तमान समय में पाकिस्तान और रावलपिंडी के पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ था, मतलब पाकिस्तान में आया हुआ है। प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी माने जाते। महाभारत में जो गांधारी थी उनके पिता का ये देश था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की तक्षशिला थी। यहाँ पे अधिकांश विद्या के गुरु आश्रम रह करके अध्ययन करा है। भगवान बुद्ध के श्री जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था, मतलब भगवान बुद्ध का जो शिष्य था जीवक उसने आयुर्वेद के पाठ पढ़े थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने भी यहाँ पाठ पढ़ा। दंत कथा मतलब कि लोगों के दांतों के मुंहों के द्वारा बोली गई कथाओं के यहाँ पे लिखे गए। राम के जन्म उनके भरत के पुत्र तक्ष से उनके नाम से ही ये क्या तक्षशिला पड़ा था और जो शताब्दी सदी में विद्या के केंद्र के रूप में माना जाता है। विद्यार्थियों के को जिस विषय में रुचि है उसी की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे जो उसको आता है उसी के ऊपर दिया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार कितने संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। फिर उनके समान एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस मतलब हॉस्टल में यहाँ पे वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते बड़ी मात्रा में। यहाँ पे राजकुमार शिक्षा प्राप्त की है। कौशल्य राज प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिक कौटिल्य भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तक्षशिला का उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे सामान्य स्थिति में विद्यार्थी गुरु के घर रह करके पढ़ते हैं। वेद, शास्त्र ज्ञान, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल विद्या, ज्योति विद्या मतलब सब पढ़ाई जाती है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। 5वीं सदी में आरंभ चीन के फाहियान ने भी स्थल का मुलाकात ली। मैं वहाँ पे घूमने आया था, मुलाकात ली थी उसने। ठीक है, वाराणसी जहाँ काशी में आया हुआ है। ठीक है,
वाराणसी यात्रा का धाम के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे 7वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध विद्या केंद्र माना गया। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राज्य में आज तक 70 उपनिषद काल के तत्वज्ञानी विद्या पोषक है। यहाँ पे व्यवसाय साहित्य महासिद्ध वेद व्यास का आश्रम नहीं होना उल्लेख है। मतलब यहाँ के विद्या का मतलब कि क्या धर्म का केंद्र माना जाता है। आप वाराणसी में जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है बोलबा में, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ पे क्या कोई भी देखना आप पंडित हो तो बोलते हम काशी के पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जो संस्कृति और शास्त्रों के ज्ञान जो होता है उसको क्या यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। वहाँ के लोग पढ़े होते हैं। भगवान बुद्ध अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी के प्रसिद्ध किए था। आज शंकराचार्य जैसे अर्थ तत्व ज्ञान को अपने वेदना और नीति सिद्धि स्वीकार किया और काशी जाना पड़ा था। उन्होंने काशी में रहना पड़ा था। चेतना महाप्रभु पृष्ठ मार्ग और वल्लभाचार्य जिसे भी यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के प्रतिष्ठा यहाँ प्राप्त किया। वैष्णव धर्म पंजाब के विद्वान परिवारों के स्थानांतरण के कारण पड़ा मुख्य रूप से काशी के मुख्यालय और कश्मीर जाकर बसे। मतलब कि क्या पंजाब के लोग जाकर के क्या पंजाब जाके बस गए थे वहाँ पे कश्मीर में। अन्य राजा राजकुमारों ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है। अशोक सम्राट ने भी यहाँ पे आकर शिक्षा प्राप्त की है। अब वल्लभी के बारे में पढ़ते हैं तो सामान्य शताब्दी में 7वीं शताब्दी में गुजरात के विद्या धाम के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र माना गया, ठीक है। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्या धाम बना जाता है। मैत्रक वंश के तत्कालीन शासन के नागरिक के विशेष योग्यदान महत्वपूर्ण प्रसिद्ध और विद्वानों की स्थिरमति और गुणमती बल्ले ज्ञानमय चार्य थे। मतलब वहाँ पे क्या ज्ञान देने का कार्य होता है बौद्ध धर्म का, ठीक है। यहाँ पे गंगा यमुना मैदान क्षेत्र मतलब गंगा यमुना ब्राह्मणी यहाँ पे तीनों नदियों का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता रहा है। चीन यात्रा स्त्रीलिंग ने लिखा था कि वल्लभी पूर्व भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा के स्पर्श करती थी। मतलब क्या ये वो चीन का जो आया तो व्यक्ति ने बोला जैसा नालंदा विद्यापीठ बिहार का ऐसे गुजरात का भी ये माना सेम वैसा ही है, ऐसा उन्होंने क्या माना हुआ था। आगे देखे तो वल्लभ एक राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और 480 की सन से 775 के वल्लभी शासक के मैत्रिक और राजाओं को विद्यापीठ में महान आश्रय दाता थे। यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाला योग्य मैत्रिक वंश के राज्य बौद्ध नहीं थे, सनातन थे, फिर भी इसका सनातन सहाय करते थे। मतलब कि इस तरह के सहाय करने वाले जो लोग थे सहायता करते उसके अंदर के लोग माने जाते हैं। 1775 में अरब के आक्रमण किया था, मैत्रिक पारिजात हुए थे, फिर विद्यापीठ बंद कर दिया गया। विद्यापीठ थे उसके अंदर क्या इसको बंद कर दिया गया था। फिर यहाँ पे ये प्रसिद्ध विद्वानों के नाम के दरवाजे लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा में अपना पांड्य दिखा करके राजतंत्र के कुछ अधिकार प्राप्त किए। उन्होंने उसके क्या आक्रमण किया, युद्ध करने के बाद उस पर पांडित्य जो थे उसके आक्रमण करके अपना क्या विद्या स्थापित कर ली। यहाँ प्रसिद्ध विद्यापीठ था। ज्ञान के आराध्य विशेष प्रकार के शिक्षण प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन सुसंस्कृति विश्व के में भी प्रसिद्ध है। मतलब कि ये क्या भारत में नहीं पूरे विश्व में क्या ये प्रसिद्ध था। इस प्रकार के विद्यापीठों के देश विदेश के अध्ययन करने के विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ माना गया है। विदेशों में भी यहाँ से लोग आकर के अब पढ़कर जाते थे। इसके अलग अलग प्रत्येक विद्या शाखाओं के संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यार्थियों के निर्वाह राज्यों के श्रेष्ठ द्वारा मिलने दान से होता था। मतलब इनका जो निर्वाह होता खान पीन का जो खर्चा होता था विद्यार्थियों को लोगों के दानों के द्वारा ही होता था। वास्तव में तत्कालीन सामाजिक विद्या के प्रति प्रेम निष्ठा है। मतलब कि ये क्या आज समाज के प्रति जो प्रेम है विद्या के प्रति इसके यहाँ देखने को मिलता है। भारत में विद्या कला ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने वाला विकसित यूनिवर्सिटी थी। मतलब कि क्या पूरे विश्व के अंदर ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने का जो होते हैं यहाँ पे डांस का हो सिंगिंग का हो चाहे और कोई भी कला दृष्टि हो उसको बताने के लिए क्या ये भारत देश सबसे सुप्रसिद्ध माना गया है। आज आपका ये जो चौथा चैप्टर है वो पूर्ण हुआ।